कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे जैसे धोखेबाज लोगों को एटलीस्ट भाजपा को अपने गठबंधन में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये जो उद्धव ठाकरे का जो राजनीतिक सूरज अस्त होने की तरफ है, इसकी पटकथा बहुत दिनों पहले लिखी जा चुकी थी। तो महाराष्ट्र का चुनाव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक तरफ सिर्फ फुटबॉल की राजनीति है महाविकास अघाड़ी के अंदर, और दूसरी तरफ जो महायुति है उसके अंदर जो है सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसके खिलाफ उनके पिताजी जीवन पर्यंत लड़ते रहे। उनकी चौखट पर जाकर जो है अपने पिता के आन बान और शान को उन्होंने नीलाम कर दिया। अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और महाराष्ट्र के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जो सरकार है वो दोबारा से आ रही है। आज महाराष्ट्र का जो समीकरण निकलकर सामने आ रहा है, बात अगर उद्धव ठाकरे की करें तो उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से गठबंधन बीजेपी के साथ तोड़ दिया, पर आज वो फिर एक बार बीजेपी के साथ आने की बात कर रहे हैं। और यहाँ बीजेपी ने जो सीधा ताला बंद कर दिया है उद्धव ठाकरे के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उद्धव ठाकरे की बेवफाई को लगभग एक दशक हो गया है, और बेवफाई करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है यथोचित सम्मान एक बार देने की कोशिश करी। पर बड़े बूढ़े कहते थे कि एक प्राणी विशेष को जो है घी नहीं पचता, तो उन्होंने कुछ उस प्रकार का जो है कारनामा करके दिखाया, और जो कभी बात ही नहीं हुई, ना कमरे के अंदर ना कमरे के बाहर, जो कभी बात ही नहीं हुई, ऐसी बात का उन्होंने माध्यम बना के उन्होंने जो है भाजपा के साथ अपना 30 साल पुराना रिश्ता ख़त्म किया, और जिसके खिलाफ उनके पिताजी जीवन पर्यंत लड़ते रहे, उनकी चौखट पर जाकर जो है अपने पिता के आन बान और शान को उन्होंने नीलाम कर दिया। और आज जिस भारतीय जनता पार्टी ने उनको 140 सीट दी, और जहां वो महज 56 सीट जीत पाए, आज भाजपा को ठुकराकर आज वो ऐसे गठबंधन में जाके बैठे हैं। क्योंकि देखिए उनको जो मुख्यमंत्री बनाया गया था वो भारतीय जनता पार्टी रोको अभियान के तहत बनाया गया था। तो कांग्रेस और जो उनका गठबंधन तो किसी 10-15 सीट वाले को भी मुख्यमंत्री बना देता, क्योंकि उनका प्राइमा फेसी जो टारगेट था कि वो किसी भी तरीके से येन केन प्रकरण मोदी के रथ को रोकना था, मोदी के अश्वमेघ यज्ञ को जो है उसको डिस्टर्ब करना था। तो ये उसके मोहरा बने, और उद्धव ठाकरे को जब तक समझ आया कि मैं यूज हो चुका हूं, मेरा प्रयोग हो चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और वो आज उद्धव ठाकरे उस स्थिति में पहुंच गए हैं जिसको अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बोला जाता है। जहां भारतीय जनता पार्टी उनको 140 सीट देख के लड़ाती थी, आज वो भाई साहब वहां पे सिर्फ 86 सीट, और वो भी उसमें से आधी सीट ऐसी हैं जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे को कोई वोट जमानतें जब्त होंगी, आधी से ज़्यादा सीटों पे जमानतें जब्त होंगी। तो अगर वो कांग्रेस गठबंधन में जाके लड़ेंगे, मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं उन 86 सीटों पर अगर उनको कैंडिडेट मिले और वो लड़े, तो 1 दर्जन वो विधायक जिता के ले आए तो बहुत बड़ी बात होगी। 1 दर्जन विधायक उद्धव ठाकरे जिता कर ले आए तो गनीमत होगी। तो ये जो उद्धव ठाकरे का जो राजनीतिक सूरज अस्त होने की तरफ है, इसकी पटकथा बहुत दिनों पहले लिखी जा चुकी थी। और अब जो है मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो कविता याद आती है कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और महाराष्ट्र के अंदर पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जो सरकार है वो दोबारा से आ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने खोखले वादे नहीं किए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। हम लोगों ने वहाँ पे काम करके दिखाया है। आप सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप उस फ्लाईओवर की बात कीजिए, पुलों की बात कीजिए, हाईवेज़ की बात कीजिए, और जो अक्रॉस, और ये भी नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में। जब इससे पिछली बार देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने थे, तो महाराष्ट्र में आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में जो है कितना सूखा पड़ता था, कितने किसान आत्महत्या करते थे। तो देवेंद्र फडणवीस जी वो ऐसे नेता के रूप में उभरे कि उन्होंने वॉर फुटिंग लेवल पर काम किया, और उस स्थान विशेष पर ऐसा काम किया कि वहाँ पर सूखे की समस्या से लोगों को निजात दिलाने का काम किया। और आज वही सरकार, आप सोचिए ये कितनी बड़ी कुर्बानी है कि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रहा हो, संगठन के शीर्ष नेतृत्व के आदेश के बाद वो व्यक्ति जो है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने को स्वीकार कर लेता है, और वो उसी स्पिरिट के साथ दोबारा काम करता है। और ये क्यों किया गया? ये उद्धव ठाकरे की जो हनक थी, उद्धव ठाकरे का जो घमंड था, उसको तोड़ने के लिए किया गया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी उद्धव ठाकरे को जो है 2.5 साल का चीफ मिनिस्टर कभी प्रपोज ही नहीं किया। आप सोचिए ना,
आप सोचिए 288 की विधानसभा में 105 विधायक वाली पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा या 55 विधायक वाली का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये जो उद्धव ठाकरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, आज किस प्रकार की बयानबाजी चल रही है, आज नाना पटोले से लेकर जो है संजय राउत के बीच में जो चल रहा है, आप इनके तीनों गठबंधन में देखेंगे, तीनों पार्टियां एक दूसरे को नोच खाने पर आमादा हैं। तो कल को अगर मान लीजिए, वैसे तो 1% भी संभावना नहीं है, अगर इनकी ऐसी सरकार आती है तो स्थिति वही होगी कि बंदर के हाथ में, तो बंदर क्या ही करेगा, या अपने को नुकसान करेगा या किसी और को नुकसान करेगा। तो महाराष्ट्र की जनता इनके पूरे पटाख शेप को जो है बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व कर रही है। जब पार्टियों का जो है विघटन हो गया, शिवसेना 2 हो गई, एनसीपी 2 हो गई, ये अपने पवार साहब अभी भी नहीं रुक रहे। वो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे कि जो है अजीत पवार को वो घड़ी का चुनाव निशान जो है यूज़ करने ना दिया जाए, और आज ही सुप्रीम कोर्ट का जो है उसके ऊपर डिसमिसल हो गया है। तो महाराष्ट्र का चुनाव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक तरफ सिर्फ फुटबॉल की राजनीति है महाविकास अघाड़ी के अंदर, और दूसरी तरफ जो महायुति है उसके अंदर जो है सीटों का बंटवारा हो गया है। वो लोग जो है प्रचार में लगे हुए हैं, उनका पार्टी कैडर जो है छोटी छोटी सभाएं कर रहा है, तो जनता के बीच जा रहा है। उन्होंने जो काम किया है वो उसके बारे में लोगों के बीच में बात कर रहा है, और ये रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। वो संजय राउत का तो कल वो आया, एक बयान आया, वो भगवान राम के बारे में कुछ बोल रहे। सोचिए, जो पार्टी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ठेकेदार हुई घूमती थी, आज वो भगवान के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, आज वो राम भगवान के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। आप सोचिए, आज ये बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में वक्फ की 1 इंच भी प्रॉपर्टी ऊपर नीचे हो जाए तो जो है हम सड़क पर आ जाएंगे। अरे बाबा, तुम अपनी पार्टी का झंडा भगवा से हटाकर जो है हरा क्यों नहीं कर लेते? कल संजय राउत ने अपने एक बयान में ये भी कहा कि सीट शेयरिंग के बीच जो है वो पार्टियों को झुकना पड़ता है। तो क्या लगता है कि अब लगातार एमवीए में हो रही तकरार के चलते संजय राउत भी सीधे संकेत दे रहे हैं कि वो अब बीजेपी में जाना चाहते हैं? देखिए, मैं तो खुले शब्दों में इस प्रकार की किसी भी प्रपोजल का जो है विरोध करता हूं कि संजय राउत और उद्धव ठाकरे जैसे धोखेबाज लोगों को एटलीस्ट भाजपा को अपने गठबंधन में कोई स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के लिए हानिकारक लोग हैं। जो लोग अपने विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वो लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आप सोचिए, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे ऐसे बात करती है जैसे ये औरंगजेब की सेना हो, और इसको दोबारा एक ऐसे गठबंधन में जगह अगर मिले जो सनातन की बात करे, जो हिंदुत्व की बात करे, तो मुझे लगता है कि ये महाराष्ट्र के साथ अन्याय होगा, महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र के राजनीतिक भविष्य के लिए अन्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। संजय राउत और उद्धव ठाकरे जैसे धोखेबाज लोगों को एटलीस्ट भाजपा को अपने गठबंधन में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये जो उद्धव ठाकरे का जो राजनीतिक सूरज अस्त होने की तरफ है, इसकी पटकथा बहुत दिनों पहले लिखी जा चुकी थी। तो महाराष्ट्र का चुनाव जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। एक तरफ सिर्फ फुटबॉल की राजनीति है महाविकास अघाड़ी के अंदर, और दूसरी तरफ जो महायुति है उसके अंदर जो है सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसके खिलाफ उनके पिताजी जीवन पर्यंत लड़ते रहे। उनकी चौखट पर जाकर जो है अपने पिता के आन बान और शान को उन्होंने नीलाम कर दिया। अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, और महाराष्ट्र के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की जो सरकार है वो दोबारा से आ रही है।